संदीप काटके साहब ऑफ द आम आदमी पार्टी। संदीप काटके साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आप दोनों को भी नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र सर, जय भवानी, जय शिवाजी, जय श्री राम, जय सिया राम। सो काटके साहब, मेरे लिए जो सबसे बड़ी खबर है वो कल की खबर है। कल के आज सुबह अरविंद केजरीवाल जी तरन तारण में थे भगवंत मान साहब के साथ। और प्रदीप जी, सुनने वाली बात है, ध्यान से सुनिए। यहां पर क्या हो रहा है, जितने भी पब्लिक एसेट्स हैं उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, बाकी सब सरकारें उनको बेच रही है। यहां पर जो वहां पे पावर प्लांट था उसको पंजाब सरकार ने खरीदा, अपग्रेड किया, एंड इट वाज डेडिकेटेड टू द पब्लिक yesterday by Mr. Arvind Kejriwal and Mr. भगवंत मान। 93% लोगों को जीरो बिल आ रहा था पंजाब में। उन्होंने कहा है कि जहां तक हम लोगों का सवाल है, हम एसेट बनाएंगे, हम अपने एसेट बेचेंगे नहीं। काटके साहब, आप बताएं इसके बारे में। आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल मूव। सर बताएं। देखो, सरकारी संपत्ति जो है वो जनता की होती है जी। तो अगर सरकार द्वारा कुछ संपत्ति बनाई जाती है तो उसका सीधा सीधा फायदा जनता को मिलता है जी। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा चल रहा है। हम देख रहे हैं बीजेपी के राज में जो सरकारी चीजें हैं उसको प्राइवेटाइज करके उसको बेचने का काम जो है वो मोदी सरकार कर रही है। अभी मैंने एक फेसबुक पे भी एक डाला था, एक एडवर्टीजमेंट आया था नंदुरबार और चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट का। तो उसमें वहां की जो जिला परिषद की स्कूल थी, वो जिला परिषद की स्कूल जो है वो अदानी फाउंडेशन को देने का उन्होंने एक पब्लिक नोटिफिकेशन जारी किया था। और उसमें ऐसे बताया था कि किसी को ऑब्जेक्शन रहेगा तो वो उनके ऑब्जेक्शन जो है वो उन्होंने दिए हुए वेबसाइट के ऊपर उनके ऑब्जेक्शन वहां पे दर्ज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सरकारी चीजें जो है वो प्राइवेटाइज करने का काम जो है वो बीजेपी के राज में हो रहा है। लेकिन अगर आप बात करोगे आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी जो है वो लोकाभिमुख काम करती है, जनता के लिए काम करती है। इसके लिए सरकार के माध्यम से जो भी संसाधन बनाए जाएंगे उसका पूरा पूरा फायदा जो है वो जनता को होगा। इसके लिए आम आदमी पार्टी हमेशा से यही काम करती है। अगर आप दिल्ली में देखोगे तो वहां पे जो स्कूल्स बने उसकी वजह से प्राइवेट स्कूलों की हालत खराब हो गई। वहां पे जो हॉस्पिटल्स बने आम आदमी पार्टी के राज में उसकी वजह से हॉस्पिटल की जो हालत है वो खराब हो गई। वहां पे जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन था, आम आदमी पार्टी ने वहां पे महिलाओं के लिए बसेस फ्री कर दी। तो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन जो लोग एक्स्ट्रा पैसा लेते थे उनके ऊपर भी उसका ये आ गया, इम्पैक्ट आ गया। तो इस प्रकार से आम आदमी पार्टी की नीति यही है कि अगर जनता ने पूरे विश्वास के साथ में सत्ता दी है, सरकार चलाने दी है, तो वो सरकार जनता की है और उस सरकार के माध्यम से जो भी संसाधन या जो भी चीजें जो है वो एक्वायर की जाएगी उसका पूरा पूरा फायदा जनता को होगा। तो उसी लोग आम आदमी पार्टी काम करती रहती है। काटके साहब, यहाँ पर एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जो अभी लिकर स्कैम है, शराब का सो कॉल्ड घोटाला जो है, जिसके ऊपर अभी भी तहकीकात चल रही है, सुनने में यह आ रहा है जिन जिन लॉबीज का भी आपने नाम लिया ना, जो मेडिकल लॉबी है, प्राइवेट स्कूल्स की जो लॉबी है, जो ट्रांसपोर्ट की जो लॉबी है, इन सब लोगों ने मिलकर साजिश के तहत आम आदमी पार्टी को फंसाने की कोशिश करी है और उनको मिल गया लिकर स्कैम। इज दैट ट्रू संदीप काटके साहब? देखिए, जब से ये लिकर स्कैम बीजेपी ने प्रमोट किया है और उसको उजागर करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को अरेस्ट किया है, तो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं से या आम आदमी पार्टी के कोई भी व्यक्ति से या किसी भी व्यक्ति से जो आम आदमी पार्टी से जुड़ा है उसके पास से किसी प्रकार की रिकवरी हुई। मतलब अगर कोई आदमी क्राइम करता है तो क्राइम करने के बाद में जिस चीज की क्राइम हुई है, अगर आप चोरी करते हो तो चोर को अगर पकड़ते हैं तो पुलिस उसने चोरी का सामान कहाँ बेचा है या चोरी का सामान कहाँ रखा है वो रिकवरी करते हैं, तो उसकी वजह से उसको कस्टडी में रखते हैं। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक एक साल से कस्टडी में रखा गया है, लेकिन अभी तक ना ईडी द्वारा कोई भी ऐसी जानकारी पब्लिक नहीं हुई है कि जिससे ये पता चले कि आम आदमी पार्टी के नेताओं से कुछ पैसे की रिकवरी की या उनकी कोई माल मत्ता संपत्ति रिकवर की या जब्त की। तो सीधा सीधा जनता को भी मालूम पड़ रहा है कि एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के माध्यम से आम आदमी पार्टी को बदनाम करो, क्योंकि पूरे भारत में एक ही पार्टी है आम आदमी पार्टी जो कट्टर ईमानदार पार्टी है और आने वाले समय में बीजेपी को नेस्तनाबूद करने के लिए अगर कोई पार्टी देगी तो आम आदमी पार्टी है। अगर इनके ऊपर ईमानदारी का टैग ऐसी रहा तो भारत में सिर्फ एक ही पार्टी होगी
आम आदमी पार्टी जो ईमानदारी से अपनी सरकार चलाती है। तो कैसे भी करके इनको बदनाम करो, इनके ऊपर अलग झूठे झूठे मुकदमे दायर करो और एक परसेप्शन ऐसा क्रिएट करो कि आम आदमी पार्टी ये भ्रष्ट पार्टी है, करप्ट पार्टी है। तो इस माध्यम से काम जो है बीजेपी के माध्यम से हुआ है और ये पूरी जनता जानती है कि जो भी बीजेपी ने किया है ये आम आदमी पार्टी के बारे में लगने वाले डर की वजह से किया है। तो काटके साहब साफ होगी। तो काटके साहब अभी जब समन्स कोर्ट ने समन किया है अरविंद केजरीवाल जी को, अब तो कोर्ट ने समन किया है ना उनको, तो क्या उम्मीद है कि आई एम नॉट आस्किंग यू टू एंटिसिपेट व्हाट द कोर्ट विल डू, बट यू आर अ लॉयर योरसेल्फ, डू यू थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट the ED might get custodial interrogation of Arvind Kejriwal? एक मिनट। He's got a call. He's got a call. Yep. And But it is absolutely true. Not 1 rupee has been recovered. Not 1 rupee has been recovered so far. On that, there is no doubt. There's no recovery, but the court says there's a trail of funds of 330 crores. Yeah, but where is that? Where is the trail? So, Not the court. The court doesn't. The court doesn't say that. The ED says that, sir. Yes. The enforcement director says that. Ji, sir, I can't hear you. देखिए, Now I can hear you, sir. बोलिए. अरविंद केजरीवाल जी को अभी तक 4 समन्स आए, तो अरविंद केजरीवाल ने हमेशा वही कहा है कि भाई अगर आप मुझे समन्स भेज रहे हो तो कौन से कैपेसिटी में भेज रहे हो? आपको मुझे इंक्वायरी करनी है तो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष के माध्यम से नाते करनी है कि एफआईआर में मेरा नाम है इसकी वजह से करनी है, या फिर स्कैम में मेरा इन्वॉल्वमेंट है इसके लिए करनी है, या फिर बीजेपी के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर आपने मुझे समन किया है। तो अभी तक ईडी द्वारा ऐसा कोई भी जो चीज है वो सामने नहीं आई। तो अभी ये मामला कोर्ट में चल रहा है, तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ईडी जो है वो कोर्ट के ऊपर दबाव डाल रही है और कोर्ट के माध्यम से समन्स निकलेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल आंसरेबल है और ये पूरे जनता को भी आंसरेबल है और कोर्ट ऑफ लॉ को भी आंसरेबल है। तो आने वाले समय में ये सब चीजें जो है, देखो दूध का दूध पानी का पानी होना ही है। आप झूठ के ऊपर कितनी भी अपनी दुकान चलो आज कल वो झूठ जो है वो बाहर आने ही वाला है, और लोकसभा इलेक्शन के बाद में ये सब पूरा इनका झूठ बाहर आने वाला है। ये पूरा जो चल रहा है मामला ये सिर्फ लोकसभा इलेक्शन की वजह से चल रहा है, क्योंकि बीजेपी जो है बौखलाई हुई है, मोदी जी बौखलाए हुए हैं। मोदी जी 400 पार के नारा लगाते हैं, लेकिन उनको जरूरत पड़ती है कांग्रेस पार्टी फोड़ने की। आप तो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दे रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ऐसे पता चल रहा है कि अभी भाजपा ही कांग्रेस युक्त हो रही है, यानी पूरा कांग्रेस जो है अभी भाजपा में शामिल हो रहा है। तो कौन से प्रकार का एजेंडा आप चला रहे हो ये पूरे देश की जनता जानती है। Katke साहब, farmers agitation, the opposition is blaming the BJP and Prime Minister Modi की झूठ के खेती 10 साल किसानों को ठगा, that is the opposition का आरोप प्राइम मिनिस्टर मोदी पर। आपने डबल इनकम प्रॉमिस किया था, MSP को तरसा रहे हो आप, अब MSP को फार्मर्स को तरसा रहे हैं। किसान के खिलाफ अन्याय हो रहा है, किसानों के राह पर जो किले बिछा रहे हैं वो किसानों को जस्टिस क्या देगा? तो जो किले बिछाने वाली बात है और MSP की बात है, वेयर डू यू थिंक द मोदी गवर्नमेंट इज सेइंग दैट किसानों के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने, किसानों के लिए चाहे वो किसान पीएम किसान सम्मान हो, अलग अलग तरीके से किसान को जिस प्रकार से फर्टिलाइजर्स हो मदद किया है। वेयर डू यू थिंक थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग? सब लोग जमा हो रहे हैं अब दिल्ली के बाहर किसान। हाउ डू यू सी द एंटायर थिंग? और केजरीवाल साहब ने बोला कि मैं किसानों को अरेस्ट होने नहीं दूंगा, आई विल फाइट इट आउट। केजरीवाल साहब एंड आम आदमी पार्टी इज टोटली विद द फार्मर्स। करके साहब देखिए, ये शुरुआत से ही मतलब ये मोदी के जो 10 साल है ये किसानों के खिलाफ ही रहे हैं। मैं भी लास्ट वीक महाराष्ट्र का दौरा कर रहा था, तो मैं विदर्भ में कई जगहों पे गया, तो वहां पे मैंने कुछ फार्मर से बात की। मैं पश्चिम महाराष्ट्र में गया, मैं मराठवाड़ा में गया, वहां पे कुछ फार्मर से बात की। तो फार्मर्स के बीच में एक बहुत बड़ा गुस्सा जो है वो मोदी सरकार के खिलाफ है। मोदी सरकार कहती है कि फार्मर्स के लिए हमने ये स्कीम लाई, वो स्कीम लाई, साल के 6,000 रुपीज हम फार्मर्स के अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट करते हैं। फार्मर्स को आपका 6,000 रुपए नहीं चाहिए, फार्मर्स को चाहिए उसका जो शेतमाल है, यानी उसकी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको MSP देना चाहिए, उसको रेट देना चाहिए। सोयाबीन का 10,000 का भाव था, अभी सोयाबीन 4,000 4,500 में भी कोई पूछ रहा नहीं। जो कॉटन का 8,000 का भाव था वो 4,000 रुपया उसका भाव हो गया है। अभी कल ही मैं न्यूज देख रहा था, तो महाराष्ट्र के विदर्भ के एक किसान ने उसका पूरा जो कॉटन का ट्रक था वो भाव नहीं मिल रहा है, इसके लिए उसने पूरा उसका ट्रक जला दिया माल के साथ में।
तो इस प्रकार का फ्रस्ट्रेशन जो है वो फिलहाल किसानों में है, और उसी वजह से किसान जो है वो मोदी के विरोध में है, और आने वाले समय में भी ये आपको विरोध दिखेगा। और ये जैसे जो अभी फार्मर्स लॉ जो लेके आए थे मोदी और शाह ने, तो उसके खिलाफ We can't hear Mr. Katke. Can we check, please? I think he's possibly getting a call. Yeah. But you know, देखिए साहब, ऐसा है कि whenever we talk to the opposition, whenever we talk to anybody who's opposed to Modi, we hear a totally different version of what is happening in the country. I'm not sure whom to believe. There must be a lot of people who would be opposed to the BJP as well. It's a very big country after all, Pradeep ji. बिल्कुल 150 करोड़ का देश है। 154 करोड़ के देश में सभी लोग बिल्कुल एक जैसा तो सोच नहीं सकते। यस यस। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस प्रकार वो इलेक्शन लड़ते हैं, जिस प्रकार इलेक्शन के लिए प्लान करते हैं, रणनीति बनाते हैं, उसमें कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता। मुझे लगता है कि आखिर में पोलिंग बूथ तक किस प्रकार वोट्स को लेकर के जाना है, वोटर को लेकर के जाना है, जब तक वो पूरी रणनीति जो है बाकी सारे पार्टीज नहीं बना लेते, तब तक बीजेपी से लड़ना जरा मुश्किल है। एनीवे, लेट्स गो अक्रॉस टू मिस्टर काटके साहब, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए सर। आप बोल रहे थे कि आप महाराष्ट्र का आपने दौरा किया और किसानों से बात की। जी, महाराष्ट्र के किसानों के बीच में मोदी जी के विरोध में और बीजेपी सरकार के बारे में बहुत भयंकर रोष है। ये आने वाले समय में आपको दिखेगा। जैसे हमने देखा अभी सी वोटर एक सर्वे आया था, उसमें पूरे महाराष्ट्र के 48 सीट में से 22 सीट बीजेपी को बता रहे हैं, और 26 सीट जो है वो शिवसेना, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस एनसीपी को बता रहे हैं, शरद पवार एनसीपी को। तो ये सच बात है, क्योंकि महाराष्ट्र के ग्रामीण लेवल पे फार्मर जो है ये पूरी तरह से नाराज है, क्योंकि फार्मर्स के लिए कोई भी पॉलिसी मोदी सरकार द्वारा यहाँ पे पब्लिश नहीं की गई जिसका फायदा सीधा फार्मर्स को हो रहा है। तो फार्मर्स को आप साल का 6,000 रुपए दे रहे हो और उसको उसकी आत्मसम्मान राशि बता रहे हो, लेकिन फार्मर्स साल पर मेहनत करता है, यहाँ पे पानी का पता नहीं, बारिश आती है जो प्रेडिक्टेड नहीं है, उसकी वजह से उसका नुकसान होता है, उसको सरकार द्वारा मदद नहीं मिलती, और उसने जो उगाया है, जो पकाया है, उसको एमएसपी नहीं मिलता है। तो फार्मर्स की लाइफ जो है फिलहाल उजड़ गई है, और ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे भारत में ही हुआ है। तो जैसे हम देखा कि पंजाब और हरियाणा के किसान जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे थे, तो भारत के हर एक कोने से अभी किसान जो है ये रास्ते पे उतरेगा और इस सरकार के नीतियों को विरोध करेगा। जी, अब ये कहा जा रहा है कि दिस इज पार्ट ऑफ द टूल किट, जो एक टूल किट बनाई गई है कि किस प्रकार मोदी सरकार को बेइज्जत किया जाए या मोदी सरकार को अंडरमाइन किया जाए। इसकी वजह से फार्मर्स की एजिटेशन जो है वो बिल्कुल चुनाव के पहले वो एक बार फिर शुरू की गई है, ऐसा कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। काटके साहब, आपका आवाज मुझे आया नहीं सर, अभी आपकी आवाज अभी आ रही है मेरी आवाज? ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के जो सिंपैथेटिक जर्नलिस्ट हैं उनके द्वारा कि फार्मर्स एजिटेशन एक बार फिर शुरू की गई है बतौर टूल किट के तहत कि हाउ टू अंडरमाइन द मोदी गवर्नमेंट अगेन। सर, क्या बताया आपने? पावर के किस तरीके से मोदी गवर्नमेंट को अंडरमाइन किया जाए, देखो मोदी फार्मर्स एजिटेशन शुरू की गई। जरूरत नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है जी, वो पॉलिसीज जो है, मतलब जैसे हम मोदी जी ने अभी भाषण दिया था उनके आखिरी संसद के इसमें, तो उन्होंने कहा कि भारत की इकोनॉमी को उन्होंने 3 ट्रिलियन इकोनॉमी लेके गए पिछले 10 सालों में, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि भारत के ऊपर कर्जा कितना है। भारत के ऊपर 2 ट्रिलियन का कर्जा हो गया। अगर आप भारत के एग्रीकल्चर फार्मर्स की बात करोगे तो फार्मर जो है, मतलब पहले क्या होता था, फार्मर्स किसान जो है वो सुसाइड करता था, लेकिन अभी एक नया सर्वे किया गया, उसमें यह पता चला है
कि किसान तो सुसाइड कर ही रहा है, लेकिन किसान के साथ में जो जो किसान मतलब जो खेती में मजदूरी करता है, जो शेत मजदूर है, वो भी अभी जो है आत्महत्या कर रहा है क्योंकि उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार की परिस्थिति पूरे देश में है। इसके लिए ये सब चीजों को टूल किट के नाते यूज करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि फैक्ट्स है, फैक्ट्स और फिगर जो है पूरी जनता जानती है। नो काके साहब, द रीसेंट रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आया है, श्रिंकिंग डिसेंट इन इंडिया, लोकतंत्र खतरे में है क्या? इंडिया रैंक्स 108 आउट ऑफ 165, दैट इज व्हाट द कांग्रेस एंड ऑपोजिशन बोल रहे हैं। डेमोक्रेसी इंडेक्स रैंक में इंडिया बहुत बहुत नीचे है। नाउ दिस, क्या ये आप देख रहे हो कि उद्धव ठाकरे जी बोले कि मेरे बाप को चोरी किया, मेरे पार्टी को चोरी किया, सिंबल को चोरी किया उद्धव ठाकरे जी, एकनाथ शिंदे जी के, शरद पवार जी के वही हालत हो गई, घड़ियाल में गया, पार्टी में गया अजित पवार, आज पार्टी फूट रहे, आज अशोक चौहान जी और पूरे एमएलए तैयार हो गए वहां पर जाने के लिए, बीजेपी या कोई ज्वाइन करने, बट देयर इज डेलिबरेट एन अटेम्प्ट। तो क्या, व्हाट आर वी सीइंग? वी आर सीइंग डिक्टेटोरियल, टोटलिटेरियन, ऑटोक्रेटिक टेंडेंसीज विद इन द रूलिंग पार्टी कि सबको फोड़ो, आम आदमी पार्टी को छोड़ के बाकी सब फूट रहे। हाउ डू यू सी दैट खड़गे साहब? देखिए, जब कोई भी राजनीतिक पार्टी जब भी मतलब कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी फॉलो करती है और वो आइडियोलॉजी एकदम फंडामेंटल होती है, तो उस फंडामेंटल आइडियोलॉजी को सही करने के लिए वो सब तरीके के हथकंडे यूज करती है। यानी अगर समझ लो बीजेपी आज पावर में है, बीजेपी के पास में डेमोक्रेसी के चार स्तंभ है। अगर आप जुडिशरी की बात करो, आप ब्यूरोक्रेसी की बात करो, आप मीडिया की बात करो, आप पार्लियामेंट की बात करो, ये सारी चीजें जो है ये बीजेपी के पास में है। लेकिन इस चारों की चारी चीजों का पूरा मिसयूज जो है बीजेपी के मार्फत हो रहा है, और इसमें अगर कोई चीज कम पड़ती है तो वो अपोजिशन पार्टियां जो है उनको तोड़ती है। उनको तोड़ने के लिए वो प्रशासकीय यंत्रणा जो है ईडी सीबीआई उसका इस्तेमाल करती है। जैसे कि हमने महाराष्ट्र में देखा, महाराष्ट्र में शिवसेना तोड़ी, एनसीपी तोड़ी। अभी नीतीश कुमार जो है वो चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ में नहीं जाऊंगा। उधर अमित शाह बता रहे थे कि नीतीश कुमार कुछ भी करे हम उनको साथ में लेंगे नहीं। लेकिन 70 समीकरण में जैसे जैसे लोकसभा इलेक्शन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे उनको ये जितने लोगों को ये चोर बोलते थे, यानी अशोक चौहान जो उस समय सीएम थे, तो आदर्श घोटाला स्कैम में उनका रिजिग्नेशन लेने वाली ये बीजेपी पार्टी थी। लेकिन आज अगर अशोक चौहान बीजेपी के साथ में आते हैं तो उनको ये मराठा लीडर के नाम से उनको प्रमोट करेंगे और उनके समर्थकों और उनके वोटर का जो वोट्स है वो बीजेपी के साथ में लेने के लिए कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार का काम जो है बीजेपी के द्वारा हो रहा है, क्योंकि जितने भी अपोजिशन पार्टी है वो सब अनसिक्योर्ड है, जितने लीडर से अनसिक्योर्ड है। सभी लीडर को डर है कि अगर हम बीजेपी के साथ में नहीं जाएंगे तो ईडी सीबीआई द्वारा हमको अरेस्ट कर लेंगे, हमको अंदर डालेंगे। सभी पार्टियों के साथ में इन्होंने हथकंडा वापरा। लेकिन आम आदमी पार्टी के लीडर्स जो अभी जेल में है, लेकिन आप देखिए आम आदमी पार्टी का एक भी विधायक या एक भी कोई नेता जो है वो कोई अपने आप को सरेंडर करके बीजेपी के साथ गया नहीं है। बाकी आप अपोजिशन के सभी लीडर्स की बात करोगे हर जगह पे, तो हर जगह पे इन्होंने यही छीना झपटी का राजनीति किया है। और अपोजिशन पार्टी के जो करप्ट नेता थे उनको उन्होंने साथ में लिया है। जिस नवाब मलिक को ये लोग देशद्रोही कहते थे, वो नवाब मलिक जी अभी बिंदास मुंबई में बैठ के लैंड डीलिंग कर रहे हैं। अभी पूरा डर जो है, पूरा देशद्रोह, उनको क्लीन चिट मिल गई, पूरा खत्म हो गया। अभी अशोक चौहान का तो लाइव एग्जांपल है। आदर्श स्कैम में अशोक चौहान का आपने रिजर्वेशन लिया था, लेकिन आज वही अशोक चौहान को अपने पार्टी में लेना चाहते हो। कल अगर अशोक चौहान बीजेपी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी बनेंगे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। आप बोलते थे कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, लेकिन आपने बीजेपी को ही कांग्रेस मुक्त कर दिया। तो इस प्रकार से आप काम कर रहे हो जो पूरा डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है। लेकिन एक चीज तो है, ये तो मानना पड़ेगा, आज तक आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं गया है। जिनको जाना था वो 3 या 4 साल पहले चले गए, शायद 1 या 2 लोग थे। वो कोई जैन साहब हैं, वो शायद चले गए और अभी भी भारतीय जनता पार्टी में है, बहुत कुछ बोलते हैं। उनके पिताजी माताजी दोनों आरएसएस के वर्कर्स थे, याद है मुझको। अब उनका पूरा नाम क्या है मुझे याद नहीं, मुकुल जैन है ऐसा कुछ नाम है उनका, मुझे याद नहीं, पता नहीं, आपको शायद याद होगा। वो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बहुत कुछ बोलते हैं। और आम आदमी पार्टी का कोई बहुत बड़ा नेता बीजेपी की तरफ नहीं गया है, ये मानना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। Could it be संदीप पाटके साहब, because the आम आदमी पार्टी has not been in power for so long, कि अभी तक जो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं
उनके इतने बड़े बड़े एसेट नहीं बने, दे डोंट हैव एनीथिंग टू लूज? इज दैट द रीजन व्हाई? खाटके साहब, प्लीज मुझे डोंट माइंड लगता माय है आस्किंग। आम आदमी पार्टी का थर्ड टर्म है और दिल्ली के जितने भी विधायक है वो थर्ड टर्म से है। मैं जी। काफी विधायकों को, एमएलए को पर्सनली जानता हूँ। काफी एमएलए मेरे मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं। जब मैं दिल्ली जाता हूँ उनके साथ में घूमता हूँ, और जब मैं उनके साथ में घूमता हूँ तो उनकी गाड़ी में खुद ही ड्राइव करते हैं। उनके पास कोई ड्राइवर नहीं होता, ना कोई पीए होता है। तो इस प्रकार का काम जो है आम आदमी पार्टी करती है। उनका जितना भी ऑफिशियल काम है, ऑफिशियल काम करने के लिए सरकार के माध्यम से जो पीए रहता है वो पीए रहता है, बाकी उनके पास किसी का ड्राइवर भी नहीं है। तो काफी एमएलए को मैं जानता हूँ। मैं दिल्ली में जाता हूँ तो मेरे साथ में जब वो घूमते हैं तो खुद की गाड़ी खुद ड्राइव करके साथ में घूमते हैं। तो 3 टर्म तो उनको हो गए। अगर आम आदमी पार्टी के नेता करप्ट होते तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी अगर करप्ट होते तो बीजेपी उनको कोच करके अभी तक आधे एमएलए जो है वो गायब होकर बीजेपी में शामिल हो जाते। सर आप थोड़ा सा गलत बोल रहे हैं। सर आप थोड़ा सा गलत बोल रहे हैं, मुझे जरा सुधार करने दीजिए। मैं पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे एटलीस्ट 15 आम आदमी पार्टी के विधायकों को जानता हूं दिल्ली के, जिनके पास गाड़ी भी नहीं है, जो आज भी ऑटो में जाते हैं, किसी और के स्कूटर के ऊपर बैठ करके उसके पीछे जाते हैं। मालूम है मुझको, पैदल जाते हैं। हाँ, बहुत लोग जो साइकिल पर आ रहे थे उनको कहा गया था यार भैया साइकिल पर मत आओ यार, तुम शेयर कर लो, टैक्सी वैक्सी शेयर कर लो, पैसे हम दे देंगे, ऐसा मत करो। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक गाड़ी तक नहीं खरीदी है, ये मानना पड़ेगा। खाटके साहब, यहाँ पे मुंबई के आप मुंबई की बात करो। मुंबई में अभी जो अपने कॉर्पोरेटर्स थे जो अभी शिंदेगढ़ में जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं, उनको 5-5 करोड़ के फंड आ रहे हैं, उनको कैश में पैसे मिल रहे हैं, उनको पुलिस का बॉडीगार्ड मिल रहा है कॉर्पोरेटर्स। तो किस प्रकार का कल्चर जो है मुंबई और महाराष्ट्र में चल रहा है। और आप एक जगह पे दिल्ली में जाओ, आम आदमी पार्टी को देखो, वहां के विधायकों के पास गाड़ी नहीं, अगर गाड़ी दी तो खुद चला के वो घूमते वहां पे। जी दुरुस्त बात। तो खाटके साहब आप देख रहे हो होने के बावजूद भी वो बीजेपी के कोई लालच को बलि नहीं पड़ते हैं। और अभी तक बीजेपी, आम आदमी पार्टी का दिल्ली का हो या पंजाब का हो, कोई भी एक विधायक भी वो बीजेपी के पास गए ना, नहीं टूटा, बीजेपी नहीं टूटा। हर घर नल से जल, हर घर नल से जल, हर घर शौचालय, फिर हर घर स्वच्छ अभियान। तो ये हर घर पहुंचाते आपने भी शुरू कर दिया हर घर राशन, घर घर राशन पहुंचाने का काम आम आदमी पार्टी, दिल्ली, पंजाब। तो क्या ये एक चीज है कि आप बीजेपी से टक्कर ले रहे हैं, अब सिंगल हैंडेडली आप टक्कर ले रहे हो, तो आगे जाके कैसे करोगे? 53 प्लस या 53 270 कैसे पहुंचाओगे खाटके साहब? ये बहुत चैलेंज है, बिकॉज आपने क्लियर कट कहा कि दिल्ली और चंडीगढ़ में नहीं होगा, देयर इज नो युति, हम अपने बल पे लड़ेंगे। तो एक एक करके अलायंस फूट रहे, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, केजरीवाल जी, हाउ आर यू गोइंग टू रीच द मैजिक फिगर 272 प्लस? देखिए, जो जनमत होता है, मतलब जनता का जो रोष है, वो धीरे धीरे सब बाहर आएगा। लोग इतने भी खुश नहीं है जितना यहाँ पे दिखाया जाता है। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल है। और आम आदमी पार्टी भले पंजाब इलेक्शन अपने बल पे लड़ रही है, लेकिन नेशनल लेवल पे वो इंडिया गठबंधन के साथ में है। दिल्ली में अलायंस में लड़ेगी, और महाराष्ट्र में हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ में है। और इंडिया गठबंधन के मीटिंग में वैसा डिक्लेरेशन भी हो गया है, और यहाँ पे भी हम लोग पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन को मदद करेंगे। तो हमारा पूरा उद्देश्य जो है वो यही है कि आने वाले समय में, आने वाले इलेक्शन में किसी भी प्रकार से जो तानाशाही राज चल रहा है उसको रोका जाए। मोदी राज में जिस प्रकार से काम हो रहे हैं, मतलब जैसे कि हम लोग पहला वी वर द सोशलिस्ट इकोनॉमी, लेकिन अभी धीरे धीरे पूरा कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, और पूरा वेल्थ जो है वो चंद लोगों के साथ ही अकोमुलेट हो रहा है। तो डेवलपमेंट का डेफिनेशन अगर आप देखना जाओगे तो डेवलपमेंट होता है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन यहाँ पे रिसोर्सेज का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे रिसोर्सेज जा रहे हैं एक या दो व्यक्ति के हाथ में। तो इसके लिए आम आदमी पार्टी जो है इंडिया गठबंधन के साथ में है। आम आदमी पार्टी को अपनी ताकत मालूम है, पूरे देश में अभी तक हमारा विस्तार हुआ नहीं है। जैसे जैसे हमारा विस्तार आगे होगा तो आम आदमी पार्टी बड़े जोर से उमड़ कर सामने आएगी, और मोदी को एक बड़ा चैलेंज जो है आम आदमी पार्टी के माध्यम से आने वाले समय में मिले। चलते चलते सनी पाटके साहब,
Sorry, you want to say something? द- I'm so धारावी sorry. प्रोजेक्ट में लेटेस्ट जी। खड़गे साहब, धारावी प्रोजेक्ट में लगातार आपका संघर्ष चल रहा था, फिर बोले कि मुलन डंपिंग ग्राउंड में लोगों को भेजेंगे, आप लोग ने विरोध किया। एक तो धारावी प्रोजेक्ट भी और दूसरा ओपन स्पेस महालक्ष्मी भी कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है, वो भी प्रॉब्लम गोइंग टू लूज द ओपन स्पेस देयर आल्सो खड़गे साहब। तो दोनों धारावी और महालक्ष्मी एक बहुत बड़ा इशू बन के मुंबई में उभर के आ गया है। देखिए, धीरे धीरे पूरा मुंबई जो है, पूरा मुंबई इन्होंने बेचने के लिए निकाला है। धारावी के माध्यम से, धारावी के नाम पे 253 एकर्स की लैंड जो है वो अदानी को दी जा रही है, जहां पे वो धारावी के लोगों के लिए घर बनाएंगे। लेकिन भाई, धारावी का आदमी धारावी के बाहर जाएगा ही नहीं, तो आप किसके लिए घर बनाओगे? धारावी के एक भी परिवार को हम धारावी के बाहर जाने देंगे। और हमने सरकार को कहा है कि जब तक आप पॉलिसी डिक्लेयर नहीं करते कि धारावी के सब लोगों को धारावी में घर मिलेगा, तो धारावी के अंदर अदानी के सर्वे वालों को हम लोग पैर भी रखने नहीं देने वाले। तो ये पूरा धारावी के नाम पर स्कैम हो रहा है। महालक्ष्मी की अगर बात करो तो महालक्ष्मी का जो रेसकोर्स का जो सबसे प्राइम लैंड है, वो प्राइम लैंड इनको प्राइवेट करके बिल्डर को देनी है। इसके लिए वहां पे भी धीरे धीरे करके वो अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट ला रहे हैं, अलग अलग तरीके से कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, ताकि वो पूरा सिस्टम जो है वो खराब हो जाए और उसके बाद में वो बोल सके कि भाई अभी महालक्ष्मी रेसकोर्स की डेवलपमेंट के लिए महालक्ष्मी रेसकोर्स जो है वो मुंबई के बाहर जाएगा और रेसकोर्स की जगह जो है वो किसी प्राइवेट बिल्डर को दी जाएगी। तो इस प्रकार से बहुत बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार जो है ये पूरे मुंबई में चल रहा है और काफी चीजें हैं, हम लोग काफी चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। एक बड़े इशू पे हम लोग मुंबई में काम कर रहे हैं, जहाँ पे सरकार की जमीन जो है, जो लोगों के काम पे आने वाली, वो जमीन उन्हें प्राइवेट डेवलपर को दी है और डेवलपर भी उनके पार्टी के एक बड़े नेता है। तो उसके ऊपर भी हम काम करें, धीरे धीरे ये सब चीजें जनता के सामने आएगी कि राम मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर जो राजनीति चल रही है, उसके पीछे का जो षड्यंत्र चल रहा है एक बहुत बड़ा करप्शन का, ये पूरा हम जनता के सामने धीरे धीरे करके लाएंगे। चलते चलते सर ये भी बता दें आपकी क्या राय है, माफ कीजिएगा, आई हैव अ बैड थ्रोट, कि हाल ही में जो फायरिंग के इंसिडेंट्स हुए हैं मुंबई में, मतलब अनहर्ड ऑफ, आई हैव नेवर सीन इट बिफोर। लाइव ऑन फेसबुक लाइव आदमी का मर्डर हो जाता है, सीनियर पीआई के दफ्तर में बैठ करके गाली, मतलब अंडर सीसीटीवी कैमरा एक सिटिंग बीजेपी एमएलए शिंदे साहब के गुट के लीडर के साथ, मतलब उनकी अनबन हो जाती है, उसको गोली मार देता है। क्या कहेंगे इसके बारे में? तो महाराष्ट्र का इन्होंने बिहार बना दिया है जी। यानी एमएलए जो है, एमएलए खुद पीएम के अगेंस्ट में कंप्लेंट करता है, जो रूलिंग पार्टी का एमएलए है, और वो खुद सीएम के अगेंस्ट में कंप्लेंट करता है और कहता है कि मेरा इतना पैसा जो है वो एकनाथ शिंदे जी के पास में है। तो इस प्रकार का करप्शन हो रहा है, उस करप्शन के माध्यम से ये पूरा क्राइम हो रहा है। किसी का मजाल नहीं होता, अगर एक पुलिस का हवलदार, एक नॉर्मल हवलदार डंडा लेके अगर रोड पे निकलेगा तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी रास्ते के ऊपर क्राइम करने की। लेकिन यहाँ पे एमएलए खुद सीनियर इंस्पेक्टर के केबिन में जाके फायरिंग करता है, वो भी रूलिंग पार्टी के लोगों के ऊपर। तो इस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरे महाराष्ट्र में, जैसे हमने देखा जो अभिषेक घोषालकर का जो हत्या हुआ था, ये बहुत ही दयनीय है और बहुत ही खराब परिस्थिति जो है पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में अभी शुरू है। क्योंकि अगर आपका मुखिया जो है वही अगर गुंडा है तो वो पालेगा गुंडे को ही। तो जितने भी महाराष्ट्र और मुंबई के जितने भी जो गुंडे हैं, जो क्राइम के क्षेत्र से आते हैं, वो सभी शिंदेगढ़ के साथ शामिल हो रहे हैं और सभी लोग ने ऑफिशियली शिंदेगढ़ ज्वाइन किया है और शिंदे जो है इन सबको संरक्षण दे रहा है। तो अभी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन बची नहीं है, क्योंकि पुलिस को भी डर है सरकार का, और सरकार जो है वो अपने गुंडों को प्रोटेक्शन करने में काफी व्यस्त है। तो इस प्रकार की परिस्थिति पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में है और मैं समझता हूँ कि ये पूरी जनता देख रही है। और आने वाले समय में, जैसे हमने देखा अभी एक सर्वे हुआ था पूरे मुख्यमंत्रियों का, तो उसमें शिंदे साहब को सिर्फ 2% लोगों ने वोट दिया। मतलब शिंदे साहब सिर्फ 2% के सीएम है, ऐसा कहने में मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो इस प्रकार के 2% के सीएम जो है पूरे महाराष्ट्र के ऊपर राज कर रहे हैं। Right, thank you so much, sir. Thank you very much, Sandeep Patke Saab from the Aam Aadmi Party. All the very best to you. You're a very, very courageous man. All the more strength to you. I hope you get justice for the people of Dharavi. All the very best to you. Thank you so much, sir. Thank you. Namaskar और जय सिया राम. जय श्री राम, जय श्री राम. Thank you so much.
Well, Pradeep ji, that was a very, Yes. very interesting show today, Bilkul. and I feel very happy about the show. And we can only apologize for the kind of language that was used later on for the Chief Minister. I like the Chief Minister, very frankly speaking. As far as Mr. Eknath Shinde is concerned, he's been a very dynamic, very hard-working Chief Minister. I've never seen anybody as hard-working as Eknath Shinde. But the fact is, if you look at the entire history of the Shiv Sena, forget about Eknath Shinde. Now, of course, Eknath Shinde heads the real Shiv Sena. You'll only find people of a certain type who have never ever shied away from using force if necessary. That has been the history of the Shiv Sena, and I don't think it is likely to change. And there's a gradual change in the way politics is. Now, we had dynastic rule that you're talking about, and we're seeing the end of dynasties everywhere. Whatever you call it, where the opposition says, look at Amit Shah's son, or you look at Rajnath Singh's son, or you look at... But Mr. I don't understand. Do you understand the example of Mr. Amit Shah's son? No, I can't. Mr. Amit Shah's son is in the BCCI. That's not a political party. I mean, come on. So, whatever happens, you just told food ke jo aa rahe, what are you saying is Ji. actual democracy. Now, you can call it for whatever you're saying, but I'm saying that it doesn't need in this particular democracy, where the biggest example is our Prime Minister, जो चाय बेचते Prime Minister अगर बन सकता है, it gives hopes to a lot of people. एकनाथ शिंदे जी रिक्शा चलाते एक चीफ मिनिस्टर बन सकता है, और प्रदीप that जी, strengthens the pillars of democracy. प्रदीप जी, और मेरी बात सुनिए, अशोक चौहान जी आज कांग्रेस में नहीं रहना चाहते, क्यों रहे भाई? अरे भाई, मैं नहीं रहना चाहता यार, मैं तंग आ गया हूं कांग्रेस से, कांग्रेस के नेतृत्व से, कांग्रेस की जो पॉलिसी है, लैक ऑफ पॉलिसी जो है, द इनर्शिया ऑफ द कांग्रेस लीडरशिप, I am sick and tired of them. Thank you very much. I want to move. I want to move to a party which is actually delivering. Look at Narendra Modi. He's actually delivered. Whatever he said, he has delivered. It is impossible for somebody to deliver 100%. It is not possible. Nobody can do it. But he's trying. You can see he's trying. अरे भाई, आप कहते हैं कि फार्म इनकम जो है वो डबल होगी. अरे अभी नहीं होगी तो बाद में होगी. कोशिश तो कर रहे हैं भाई. यहां तो कोशिश ही नहीं हो रही प्रदीप जी. जहां तक के कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस का तो यह है कि पैर के ऊपर पैर धरो और चलने दो, देखेंगे क्या होगा. सर, ऐसे काम नहीं होता. लेट्स बी वेरी क्लियर. इट डजंट वर्क लाइक दैट. There was a time when the Congress could be guaranteed about the loyalty of all its leaders and its cadres. Not anymore. Not anymore. You can't. Even within the BJP, let's be very clear, Mr. Modi, Mr. Amit Shah, Mr. Nadda, they are in touch with just about everybody just to see to it कि भाई पार्टी में क्या चल रहा है इस वक्त. You can't. You cannot rely on old loyalties of people. You Not don't work on anymore. loyalties. I mean, you can't be. A peacock is beautiful, but you can't. It can't. So similarly, you need to be like a lion or tiger, where the leadership of the country is concerned. On one side you got China, on one side you got Pakistan, and the way the world, the politics moves on, we need a strong, determined Absolutely. strategy. We can call like Sardar Patel as a solid leader. A solid leader is what they need of the army. Ji, goodwill has to be inculcated. Bilkul. Loyalty also demands generosity from your side. You cannot expect people to be loyal to you whom you never speak to. And Loyalty does not come from dog biscuits. Let's be very clear. It's very well defined. Nation first. आपने बोल दिया कि nation uppermost in my mind. उसके बाद party, उसके बाद the BJP has defined its strategy कि this is what is going, and the whole country, and not only the Prime Minister not sitting idle. ठीक है, हमने second बार और तीसरी बार मैं बैठ रहा, 30 बार I'm going to be have it. He's still working. 400 plus. He is working. He's even working. now. 400 plus लूँगा, hat trick भी लूँगा, and and every day is working towards it. प्रदीप जी, Every day, new heights. एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं. आज ही की जो खबर है, आज सुबह जो हमारे 8 नेवी के पर्सनल, उसमें से 7 वापस आए, एक वहीं रह गया है, उसको कोई काम था, वो भी आ रहा है, कल आ जाएंगे वो भी. उनको कल रात तक खबर नहीं थी कि क्या हुआ है. उनको बस जेल में ये कहा गया, भाई अपना जो सामान है पैक कीजिए, चलिए. उनका पता नहीं क्या है, साले मारने तो नहीं लगे हैं. उनको उठा करके लेके गए इंडियन एम्बेसी में, इंडियन एम्बेसी से लेकर गए एयरपोर्ट पे इंडिगो की फ्लाइट में बैठे और सुबह यहां पर आ गए. एंड बाय द वे, प्राइम मिनिस्टर मोदी was being updated minute to minute कि क्या हो रहा है. Now, that's the kind of prime minister you've got. I don't think there's been a prime minister like that for a long time in India. Let's be very clear. अब आपको उसी किस्म की
एनर्जी, उसी किस्म की डेडिकेशन, उसी किस्म की डिटर्मिनेशन आपको भी दिखानी पड़ेगी कांग्रेस में और अन्य विपक्षी पार्टियों में, अगर आपको मोदी जी का मुकाबला करना है तो, बल्कि ज्यादा दिखानी पड़ेगी, क्योंकि मोदी जी तो है ना। अगर आपको मोदी जी को हराना है तो आपको यह दिखाना पड़ेगा कि आप मोदी जी से भी बड़े देशभक्त हैं, आप मोदी जी से भी ज्यादा काम करते हैं, आप मोदी जी जो आपको दे रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आप दे रहे हैं। ये तो मुझे दिख नहीं रहा है। प्रदीप जी, आपको दिख रहा है क्या? One particular question that the people of the country are thinking, every citizen will think, is my country safe in Rahul Gandhi's hands? No. Now, every while going to the polling booth, he's going to ask that, and any person giving a honest answer No. will say the opposite, because No. I mean, what are we seeing? National security, nationalism, the pride. But Pradeep ji, हर चीज. But Pradeep ji, Mr. Rahul Gandhi himself has to come forward and say, hey, listen, I am the next Prime Minister of India. Why can't he say that? मेरा ये कहना है कि 2013 में ही तकरीबन राजाभिषेक हो गया था नरेंद्र मोदी जी का। The BJP has said he is our Prime Minister. He is our Prime Ministerial candidate for the year 2014. Official announcement हो गई थी साहब। अमित शाह जी was the president of the भारतीय जनता पार्टी, आपको याद होगा। आपका जहां तक प्रश्न है, कांग्रेस का जहां तक प्रश्न है, अभी तक आप अपना प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट नहीं अनाउंस कर पाए। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो देश को क्या चलाएंगे आप? वो जमाना गया साहब। एचडी देवेगौड़ा जी, आई.के. गुजराल साहब, उसके पहले चंद्रशेखर जी, उसके पहले वीपी सिंह जी, देवीलाल जी, इन सब लोगों का जमाना अब गया। आज की तारीख में Indian democracy, the darkest days of Indian democracy, every Indian is hoping that we never repeat these things again. We should not. We should never happen. We should not. So the Congress has to wake up. The Congress has to realize what they are. The Congress has to go back to their core values, which they are not doing, sir. If they go back to their core values, even if 100 Ashok Chawans leave you, you will still be on the right path. Very unfortunately, the Congress is not on the right path. जो न्याय यात्रा अभी राहुल गांधी जी ने निकाली है ना, ये 1 साल पहले निकालनी चाहिए थी। प्रदीप जी, बिल्कुल। ये जो अभी निकल रही है ना जनवरी 2024 में, अगर जनवरी 2023 में निकालते तो बहुत अच्छा रहता। अभी तो उनको प्लानिंग स्टेज में होना चाहिए, अभी तो उनको बैठना चाहिए ना लोगों के साथ कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये इधर ये इशू है, इधर ये इशू है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी का इशू अलग होता है। अभी तक तो आपका मैनिफेस्टो तैयार हो जाना चाहिए था, आपने नहीं किया। मुझे तो नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में जिस प्रकार वो चल रहे हैं कि 25 या 30 के ऊपर जाएंगे, मुझे नहीं लगता। Anyway, that's my opinion. But that's just about it. That is just about it. As far as tonight's show is concerned, we'll of course take comments tomorrow. We've got plenty of comments, quite a lot of them I believe. We'll of course take them tomorrow from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को नमस्कार। हाँ, जाने के पहले सब्सक्राइब जरूर करिए भाई। And the bell. वो बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा, जो घंटी बजानी है ये हमारे लोग भूल गए, नहीं याद कर लिया। थैंक यू सो मच। एक बार फिर once more, can we have that bell again please? Thank you so much gentlemen, thank you very much. That's it, that's all we've got for you. नमस्कार प्रदीप जी और मेरी तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय सिया राम, हर हर महादेव।